अब कैमरे वैमरे लग रहे हैं, लाइटें वाइटें लग रही हैं, एंगल वेंगल बना रहे हैं, डायरेक्टर बैठा हुआ है, प्रोड्यूसर बैठा हुआ है, फ्रेम बना रहे हैं, हीरोइन मेकअप वेकअप में लगी हुई है, फ्रेम बन रहा है। फ्रेम बना, हीरोइन से कहा गया जी आइए। अब हीरोइन सेट पे पहुंची है, डायरेक्टर अनाउंस करता है कि जी पहले सीआर करेंगे, उसके बाद टैग करेंगे। बोले ठीक है जी, पहले सीआर करेंगे। ठीक है जी, लाइटें, बोले जी स्टैंड बाय, बोले चलाएं। अहमद लाइटें ऑन होती हैं और सीन के लिए डायरेक्टर जैसे ही अनाउंस करता है तो लाइट फट जाती है और बेगम को कहता है कि देखा जो मैं तुमसे कह रहा था वो अभी हुआ। कहती ये कौन है? कहता मैं तो खुद समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। ये दोनों मियां बीवी बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में फिर फोन की बेल बजती है। ये फोन उठाता है और फोन उठा के उससे बोलता है हेलो। तो वहां से फिर वही आवाज है कि राजा जी मुझे मुक्ति दो। ये घबरा के फोन रख देता है। अब जब ये रवानगी डालते हैं वापस कराची के लिए। अब ये कराची आ तो गए हैं, लेकिन उस दरख्त काटने में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, हाँ, वो फर्दन फर्दन मरते चले गए। सबके सब मर गए। 1 महीने की मुद्दत में वो सब के सब मर गए। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कहाँ गुम है शेख साहब? कहाँ गुम है? हाँ, अगर मगर और काश में हूं। अगर मगर और काश में हूँ। हाय, अगर मगर और काश में हूं, मैं तो अब खुद अपनी तलाश में हूं। वाह 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 वाह, आज बहुत डूबे हुए लग रहे हैं। मुझे डुबा दिया है मेरे प्यार करने वालों ने। अच्छा। मेरे उन चाहने वालों ने, उन मोहब्बत करने वालों ने जो कमेंट्स की सूरत में मैं पढ़ रहा होता हूँ, उनका बहुत शुक्रिया है और बड़ा दिल से मेरा उनको सलाम है यार। सलाम है। और वो सब लोग भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप उनकी मोहब्बत में यहाँ पे आ जाते हैं। ये उनका प्यार है और अपनी कहानियां सुनाते हैं। हाँ बिल्कुल तो ऐसे ही। उन्हीं मोहब्बत करने वालों को हम और इंतजार नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसा ही है। आज की पहली कहानी स्टार्ट की जाए। आज की पहली कहानी, अहमद, पहली कहानी मेरे पास जो है आज, एक फिल्मी यूनिट है। हाँ, यानी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, क्रू वगैरह, कैमरामैन वगैरह मिला के ये फिल्मी यूनिट, यानी 13 लोगों की ये कम्युनिटी, पूरा यूनिट है। ठीक है। ये फिल्म बना रहे हैं। अब इन्होंने अपनी 80% फिल्म जो है वो कराची में कंप्लीट की है। 80%। 80%। 20% रहती है। अब उस 20% में एक अदद गाना भी है जो हीरोइन पे पिक्चराइज करना है। ग्लैमर है जरा गाने में, जरा लोकेशन दिखानी है, जरा खूबसूरत दिखाना है, पीछे माहौल, सिंदरी वगैरह ये वो। अब वो लोकेशन तो कराची में है नहीं। बिल्कुल नहीं है। यही फैसला उन लोगों ने किया, यानी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने मिलके कि भाई क्या किया जाए। तो डायरेक्टर ने मशवरा दिया क्यों ना हम बालाकोट चलें। वहाँ पहाड़, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। ये वो गाना पिक्चराइज करने के लिए ये यूनिट बालाकोट चला गया। ठीक है। अब जब ये यूनिट बालाकोट पहुंचा है तो वहां के, जाहिर है वहां के मकामी लोग भी चाहिए होंगे कि जाके उनको जगह वगैरह दिखाएं। ये लोग जाके होटल में रुकते हैं और उस करीब की बस्ती में जाते हैं जो इलाका होटल के करीब है। ये वहां जाते हैं, 2-4 लोगों को जमा करते हैं कि हमें कोई ऐसी जगह लेके चले कि जहां हम पिक्चराइज कर सके गाना। तो उस इलाके के 3-4 लोग उनको अपने साथ लेके, वहां लोग मिल जाते हैं बेचारे, वहाँ लोग मिल जाते हैं, मदद बिल्कुल करते हैं ऐसे। तो वो 3-4 लोग उनके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। वो उनको लेके जाते हैं कि आइए जी हम आपको दिखाते हैं, ले आके जगह के कैसी कैसी खूबसूरत जगह है। वो लेके गए, उन्होंने सीन वीन दिखाया, जगह वगह दिखाई। प्रोड्यूसर की समझ में आ रहा है, डायरेक्टर की समझ में आ रहा है, मुख्तलिफ सीन देख रहे हैं। अब क्या देखते हैं कि डायरेक्टर एक जगह आके रुक गया। प्रोड्यूसर ने पूछा क्या हुआ? वो कह रहा है जिस आंख से मैं देख रहा हूं, ये जो फ्रेम है, हाँ, आप देखें कितना खूबसूरत फ्रेम है, अगर ये दरख्त ना हो। यानी उसने एक ऐसी लोकेशन सेलेक्ट की जिसमें दरख्त है, दरख्त है बीच और में, अब उसकी ख्वाहिश है कि ये दरख्त ना हो, ना हो। यानी उसको सीन लेना है उस दरख्त के पीछे का, पीछे झरना वगैरह, पीछे पूरा डिप है अंदर, यानी वो चाह रहा है कि पूरा डार्क में आ जाए, लेकिन ये दरख्त डिस्टर्ब कर रहा है, व्यू खराब कर रहा है, व्यू खराब कर रहा है। वो वहां रुक जाता है और प्रोड्यूसर से कहता है क्यों ना हम ये दरख्त कटवा दें। प्रोड्यूसर कहता है हम कोई और जगह देख लेते। कहता नहीं, मैं डायरेक्टर हूं और मैं अपने दिमाग से देख रहा हूं कि ये जो सीन पिक्चराइज होगा ये कमाल होगा। आपस में डिसाइड करते हैं कि हम ये दरख्त कटवा देते हैं। अब जो मकामी लोग उनके साथ हैं वो उनसे कहते हैं कि देखें कोई ऐसा काम कर ले कि दरख्त काटने की जरूरत ना पड़े।
आप थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए। जो मकामी लोग हैं वो दरख्त काटने से मना कर रहे हैं। तो डायरेक्टर उनसे कहता है कि तुम खामोश रहो, मैं बेहतर जानता हूं। वो कहते हैं देख लें, दरख्त ना काटें तो बेहतर होगा। उसने बोला क्यों? बोला क्यों का तो जवाब नहीं है मेरे पास। वो कहता कुछ नहीं, बस दरख्त काटो, बस ये सीन यही होगा। अच्छा, तो ये फाइनली डिसाइड हो गया कि दरख्त काट रहे हैं, दरख्त काटा जाए। अब एक पीपल का घना दरख्त, हरा दरख्त, उसे काटने के लिए कहा जा रहा है। हाँ। और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की मर्जी से वो दरख्त काटने की तैयारी हो रही है। तो इसी असना में हीरोइन वहां पहुंचती है। लोकेशन देखने के लिए पहुंचे हुए सारे तफरीह कर रहे हैं। हीरोइन कहती है क्या करने जा रहे हैं? तो डायरेक्टर कहता है कि मैं इस दरख्त को कटवाना चाह रहा हूं, और ये दरख्त कटने के बाद मैं ये समझता हूं कि ये सीन पूरी पिक्चर में हाईलाइट होना है। तो हीरोइन कहती है देखें, ये हरा भरा दरख्त है, इसे ना ही काटे तो बेहतर है। तो डायरेक्टर कहता है कि डायरेक्टर मैं हूं या तुम हो? तो कहती है आप है। तो कहता बस खामोश रहो, जो मैं कर रहा हूं उसको देखते रहो। और वो दरख्त कटवा दिया जाता है। दरख्त कट गया। इन्होंने ये दरख्त कटवा दिया। अब नेक्स्ट डे सुबह से शूट है। सारा दिन शूट करनी है। हाँ। दिन गुजरा, यानी रात गुजरी, दूसरा दिन आया। दूसरे दिन आया तो पूरा यूनिट वहां पहुंच गया, उस जगह जहां वो दरख्त काटा गया था। अब कैमरे वैमरे लग रहे हैं, लाइटें वाइटें लग रही हैं, एंगल वेंगल बना रहे हैं, डायरेक्टर बैठा हुआ है, प्रोड्यूसर बैठा हुआ है, फ्रेम बना रहे हैं, हीरोइन मेकअप वेकअप में लगी हुई, फ्रेम बन रहा है। फ्रेम बना, हीरोइन से कहा गया जी आइए। अब हीरोइन सेट पे पहुंची है। डायरेक्टर अनाउंस करता है कि जी पहले सीआर करेंगे, उसके बाद टैग करेंगे। बोले ठीक है जी, पहले सीआर करेंगे। ठीक है जी, लाइट है? बोले जी स्टैंड बाय है। बोले चलाएं। अहमद लाइटें ऑन होती हैं और सीन के लिए डायरेक्टर जैसे ही अनाउंस करता है तो लाइट फट जाती है। अभी जब एक लाइट फट जाती है तो पूरा यूनिट हड़बड़ हो जाती है कि ये क्या हो गया। सब रुकते हैं, रुको भाई, लाइट फट गई है। हटाई, दूसरी लाइट लगाई। हो सकता है फॉल्ट हो गया, हाँ, टेक्निकल फॉल्ट हो जाते हैं। दूसरी लाइट लगा दी। अब फिर स्टार्ट किया जा रहा है। डायरेक्टर ने फिर अनाउंस किया जी स्टैंड बाय, ओके जी स्टैंड बाय, लाइट साउंड माइक कैमरा एक्शन। जैसे ही एक्शन किया तो दूसरे साइड की दूसरी लाइट फट जाती है। अब ये रोक देते हैं शूट कि रुको 1 मिनट, कि देखो कि फॉल्ट क्या है। अब जब ये फॉल्ट चेक करते हैं कि तो जो वहां के मकामी लोग हैं वो डायरेक्टर के करीब ही खड़े हुए हैं। हाँ। और वो उससे कहते हैं कि देखा, हमने आपसे कहा था कि दरख्त ना काटें। तो वो कहता चुप करो, तुम बकवास मत करो। वो उन्हें डांट के चुप करा देता है। फिर तैयारी करते हैं। अब जब तैयारी करने के लिए हीरोइन को बुलवाते हैं तो हीरोइन जैसे सेट पे पहुंचती है, हाँ, पहले सीन के लिए अनाउंस होता है और टैग करते हैं कि जी स्टैंड बाय, स्टैंड बाय। तो हीरोइन को अचानक चक्कर आते हैं, वो वहीं गिर जाती है। यानी जिस जगह वो दरख्त था वहां पर वो सीन पिक्चराइज हो रहा है और हीरोइन वहां गिर गई। यूनिट भागता है। जो मेकअप मैन होती हैं लड़कियां साथ में, वो भी जाके हीरोइन को उठाती हैं कि अरे भाई क्या हुआ, पानी का छींटा बीटा मारा, उठिए। हाँ उठाए। बोले पता नहीं क्या हुआ, मैं वो जहां के खड़ी हुई हूं, मैं सीन करने लगी, मेरा अचानक मेरे सर में दर्द होने लगा। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है कि सारा दिन गुजर रहा है और शूट नहीं हो पा रही। अब ये बात डायरेक्टर की भी समझ में नहीं आ रही, यूनिट के किसी की भी फर्द की समझ में नहीं आ रही। ये बात समझ में आ रही है सिर्फ उन लोगों के जो वहां के मकामी हैं, क्योंकि उनको शायद पता था कि ये दरख्त काटना ठीक नहीं। और जब वो शूटिंग करने जा रहा था डायरेक्टर, तो लोगों ने मना भी किया था कि ये दरख्त नहीं काटना। उनके मना करने के बावजूद उसने वो दरख्त काट दिया। फिर सारा दिन गुजरा है, कोई सीन नहीं हो पाया। पूरा यूनिट होटल वापस चला जाता है। रात होती है। अब जब रात होती है तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बैठ के ये मशवरा करते हैं कि भाई अब क्या किया जाए। डायरेक्टर जिद पे है कि कहता है मैं सीन मैंने वही करना है, जो सीन मैंने जो दरख्त कटवाया है, मुझे वो सीन चाहिए, किसी भी हाल में वो सीन चाहिए। क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। बिल्कुल। और वो कह रहा है कि काम में वो काम को समझता है, वो काम को समझता है। बिल्कुल। और काम में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। वो कह रहा है कि मैंने वो वहीं पिक्चराइज करना है। फिर दूसरा दिन आया। दूसरा दिन लेके सुबह ये फिर कैमरा लेके वहां पहुंचे। अब जब पहुंचे हैं तो बोला रुक जाओ, गाना बाद में करेंगे, पहले सीन ये करते हैं कि हीरो की जंप लगवानी है। सीन के लिए तैयार है। हीरो को ऊपर खड़ा किया कि हीरो ने जंप लेनी है। 5 फीट की हाइट है।
5 फीट की हाइट, 5 फीट की वो हाइट है जिसपे से हीरो ने जंप लेनी है। तो हीरो नीचे देखता है, ऊपर खड़ा हुआ, कहता नहीं मैं यहां से नहीं कूदूंगा, पहले नीचे गद्दा रखवाओ। अच्छा। डायरेक्टर कहता है अरे भाई 5 फीट है, तुम कूद सकते हो। कहता नहीं, तुम गद्दा रखवाओ। तो यूनिट जो जाते हैं फिल्म के, उनके पास गद्दे वगैरह होते हैं। तो उन्होंने वहां गद्दे का अरेंज किया, गद्दा रखवाए कि हीरो जंप मारेगा गद्दे पे। गद्दा रखा, हीरो तैयार है। जी आप तैयार हैं? जी मैं स्टैंड बाय हूं। ओके जी, एक्शन। अब जैसी एक्शन बोला, हीरो ने वहां से जंप ली है। जंप ली है तो ऐसा लगा जैसे गद्दा किसी ने नीचे से खींच लिया हो और वो सीधा जमीन पे आके गिरा, दम। अब जब वो जमीन पे गिरा है तो अपनी दोनों टांगे जख्मी कर बैठा। तो गद्दा किसने खींचा? गद्दा किसने खींचा? यही वहां सब लोग जितने खड़े थे वो भी यही सोच रहे हैं कि गद्दा किसने खींचा। सब डायरेक्टर की तरफ आते कि देखें आप ये शूट को पैकअप करें और यहां शूट ना करें। हमने आपसे पहले कहा था कि दरख्त ना कटाएं। वो कहता बकवास बंद करो, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। ये ठीक है कि उसके चोट लग गई, हम शूट कल करेंगे। पैकअप हो गया। पैकअप हो गया। और उस दिन भी शूट नहीं हो पाई, ना हो सकी। ये 2 दिन के गुजर गए। अब ये सब अपने होटल वापस जाते हैं। रात हो रही है, सबने खाना वाना खाया, सब अपने रूम में बैठे हुए। अब डायरेक्टर उठ के वॉशरूम गया है। वॉशरूम गया है और वॉशरूम में जाके बेसन में अपना मुंह धो रहा है। हाँ। शीशा लगा हुआ है। हाँ। ये मुंह धो के मुंह जैसे शीशे की तरफ देखता है तो ये देखता है कि वो खुद अपने आप को एक जला हुआ आदमी महसूस कर रहा है कि उसने देखा मैं जला हुआ हूं, तो चीख के पीछे भागता है। उसने अपने आप को जला हुआ देखा शीशे के सामने। शीशे के सामने। तो फिर तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा और उसने शूट नहीं की होगी। की जिद्दी था, उसने कहा कि शूट तो होगी। नेक्स्ट डे यानी तीसरे दिन उसने उस केस के बावजूद भी वहीं शूट रखी। अब जब शूट रखी, दिन हुआ, पूरा यूनिट उसी लोकेशन पे पहुंचा। ठीक है। कैमरे वैमरे लगे, हीरो हीरोइन खड़े। हाँ। ये दोनों जने खड़े गाने के लिए। हीरो को तो चोट लग गई थी, वो तो जख्मी हो चुका था। हीरो जख्मी ही है, लेकिन हीरो से कहा गया कि तुमने सिर्फ खड़े रहना है, परफॉर्मेंस हीरोइन ने करनी है। सिचुएशन चेंज कर दी। सिचुएशन चेंज कर दी क्योंकि दिन गुजर रहे थे। हाँ। करना भी था। अब तीसरा दिन हो गया है और पूरा यूनिट सुबह के टाइम पे वहां मौजूद है। गाना हुआ, रिकॉर्ड भी हुआ। इत्तेफाक देखो कि उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। शूट हो गई, गाना हो गया, शूट गाना शूट हो गया तीसरे दिन जाके। डायरेक्टर तो खुश हो गया। खुश हो गया और कहने लगा देखा, मैंने कहता था कि मैंने करना है और मैंने अपने करके दिखाया। मैंने वही किया जहां मैंने आपसे कहा, वही सीन किया। रिकॉर्ड करके इनके बेहतरीन सब खुश हो गए। अभी आके बैठे अपनी जगह यानी होटल पर। होटल पर आके बैठे, बोला देखें तो सही यार कि दिन का सीन कैसे किया है। बोले हाँ यार, कैमरा लाओ। कैमरा लगाया। हाँ बेटा, हाँ माइक खोल दे, आवाज खोल दी। अब इन्होंने तो गाना रिकॉर्ड किया है, लेकिन वहां क्या रिकॉर्ड हुआ है वो सुनने वाली बात है। प्ले करते हैं, हीरोइन परफॉर्मेंस तो कर रही है। हाँ। लेकिन बैकग्राउंड गाना नहीं चल रहा, वहां आवाज आ रही है कि तुम सब के सब मारे जाओगे, कि जितने भी लोग वो दरख्त काटने में शामिल थे वो सब मर जाएंगे। ये आवाज आ रही है बैकग्राउंड में से। बैकग्राउंड में वो आवाज आ रही है, बजाय इसके कि गाने की आवाज आए। ये सब चौंक जाते हैं और ये डायरेक्टर की समझ में आ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता सिवाय इसके कि यहां से रवानगी डालो। अहमद पूरा यूनिट पैकअप मारते हैं और ये रवानगी डालते हैं वापस कराची के लिए। अब ये कराची आ तो गए हैं, लेकिन उस दरख्त काटने में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, हाँ, वो फर्दन फर्दन मरते चले गए। सबके सब मर गए। 1 महीने की मुद्दत में वो सब के सब मर गए। सब मर गए, कोई भी नहीं बचा। बचा कौन? बचा नहीं बल्कि बची। हाँ। वो हीरोइन बची जिसने मना किया था कि ये हरा दरख्त है, इसे ना काटो, इसकी जगह कहीं और शूट कर लो, मगर इस दरख्त को ना काटो। सिर्फ वो बची, बाकी सब मर गए। और क्योंकि ये बात उस लड़की ने दरख्त के पास ही खड़े होकर बोली थी, तो उस मखलूक ने लड़की की ये आवाज सुन ली। बिल्कुल। और इस लड़की को अपना हमदर्द समझा। इसलिए उसे कुछ नहीं कहा और वो बच गई, बाकी सब मर गए। हाँ,
इस कहानी से जो सीखने को मिला वो ये कि कभी कभी बात मान भी लेनी चाहिए। जरूरी है, जरूरी है, क्योंकि जो वहां के मकामी लोग जब आपको मना कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो है। अब आप अगर बज़िद हो जाओगे किसी भी काम के लिए तो नुकसान तो उठाओगे। और ये उस डायरेक्टर की सिर्फ जिद थी। हाँ, वैसा ही व्यू वो कहीं और भी ले सकता था, लेकिन चूंकि ये हादसा उनके साथ होना था इसलिए वो दरख्त का काटना उनको जरूरी समझा। और शायद उस मखलूक को भी यही बात बुरी लगी हो कि अब भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। हाँ, तो फिर इसको इसकी जिद का मजा चखाया जाए जो मौत की सूरत में उसको चुकाना पड़ा। और नेक नियति देखे कितनी काम आती है। हाँ, उस लड़की ने हालांकि कुछ किया नहीं, दरख्त काटने से रोका नहीं। हाँ, लेकिन उसने सिर्फ अपने मुंह से बोला था, इजहार किया था कि ना काटो। ओहो। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी और कमाल हो गया शेख साहब। फिल्म का यूनिट है ना, उनकी अपनी फिल्म बन गई, वो फिल्म अधूरी ही रही, ना बन सकी। इस फिल्म का नाम भी नहीं पता अभी। शेख साहब दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। हाँ बिल्कुल चलते हैं। और ये दूसरी कहानी, ये दो मियाँ बीवी हैं अहमद। हाँ, दो मियाँ बीवी हैं, बेहतरीन जिंदगी गुजर रही है। शादी को 6 महीने हुए। ठीक है। और 6 महीने हुए और मजेदार लाइफ होती है ना, शुरू के दिन होते हैं बड़े हैप्पी गुजर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। नई शादी। 6 महीने गुजरे तो बेगम को ख्याल आया कि अरे भाई हमारी माँ भी होती है, एक हद अम्मी भी है हमारी। हाँ। अपने शौहर से कहा कि भाई मैं अम्मी के यहाँ जाना चाह रही हूँ। अच्छा। उन्होंने कहा कि भाई आप जाएं, आपको कब मना किया है? कह रही नहीं, मैं एक दिन के लिए नहीं जाऊंगी, मैं पूरे हफ्ते रुक के आना चाह रही हूँ। अब शुरू का लाड़ है। मतलब बिल्कुल आप एक हफ्ते रुकने के लिए जाइए। ठीक, तो ठीक है, आप मुझे ड्रॉप करते हुए चले जाइएगा। जब आप ऑफिस जाएं तो मुझे अम्मी के यहाँ ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं एक हफ्ते तक अम्मी के यहाँ रहूंगी। डिसाइड हो गया। दिन निकला, मियाँ हस्बे मामूल जॉब पे जाने के लिए तैयारी कर रहा है, बेगम भी तैयारी करी क्योंकि उसको अम्मी के यहाँ जाना है। ये दोनों साथ घर से निकले। मियाँ ने उसको अम्मी के यहाँ ड्रॉप किया और ऑफिस चला गया। सारा दिन गुजरा, हैप्पी दिन गुजरा। कॉल आई, टर्न, हाँ जी बेगम से बात हो रही है, कैसी हैं? हाँ पहुंच गए, हाँ खाना वाना खाया? हाँ खा लिया, ओके हो गया, सब बंद हो गई। बेगम से बात हो गई, हैप्पी हो गए। शाम हो रही है, ये ऑफिस में ही है। क्या देखता है कि इसका फोन बज रहा है। अब जब ये उठा के नंबर चेक करता है तो नंबर इसके घर का आ रहा है। घर का लैंडलाइन नंबर से कॉल आ रही, घर के नंबर से कॉल आ रही है और घर पर कोई मौजूद नहीं है। ये यही सोच रहा है कि घर पर तो कोई नहीं है। फिर घर के नंबर से कॉल। ये जैसे यस करने लगता है कॉल कट जाती है। सोचने में कॉल कट जाती है। सोचने में कॉल कट जाती है। फिर ये कॉल बैक करता है बेगम को। ये सोचता है कि शायद मुझे बगैर बताए बेगम घर चली गई हो, अम्मी से बात ना बनी या कोई और मामला होंगे, तो बीवी को कॉल करता है। हेलो, हाँ अरे भाई तुमने कॉल की थी? बेगम कहती है नहीं मैंने कॉल नहीं की। अच्छा। ये सोचता है कि जब तुमने कॉल नहीं की हाँ, तो फिर घर के नंबर से कॉल किसने की? तो बीवी कहती है खैरियत? बोलता हाँ खैरियत, कोई ऐसी बात नहीं। कॉल कट कर देता है बेगम से, ये सोच के कि मैं इसको नहीं बताता। अब ये अपने कामों में मसरूफ हो जाता है। अब जब कामों में मसरूफ हो गया, 1 घंटा गुजर गया। 1 घंटे के बाद फिर फोन बजता है और जब ये फोन पे नंबर देखता है तो वही उसके घर का नंबर आता है। ये सोचता है कि इससे पहले कि कॉल कट हो जाए मैं इसे यस कर लूं। यस करके जैसे कान से लगाता है, बोलता है हेलो। तो वहां से जानते हो क्या आवाज आती है? वहां से आवाज आती है, राजा जी मुझे मुक्ति दो। राजा जी मुझे मुक्ति दो। मुक्ति दो यानी राजा जी मुझे आजाद कर दो। तो ये कौन बात कर रहा है वहां से? यही ये सोचता है और ये फोन पे देखता है तो एकदम ये बात खत्म हुई। हाँ। और फोन बंद हुआ। इसने फौरन अपने दोस्त को कॉल की जो इसके घर के करीब में ही रहता है। हाँ। दोस्त को कॉल मिलाता है। बोले हाँ जमशेद। बोले हाँ। बोले कहाँ है? बोले मैं तो घर पे हूँ। बोले यार जरा जाके देख कि मेरे दरवाजे पे ताला ही लगा हुआ है या घर में कोई है। वो कहता है लाइन पे रहना, मैं भी देख के बता रहा हूँ। हाँ। वो फोन लेके बच्चा नीचे गया और उसने जाके देखा तो वो फोन पे ये लाइन पे उससे कहता है कि हाँ तुम्हारे यहाँ तो ताला लगा हुआ है, घर तो तुम्हारा बंद है। पूछता है खैरियत? तुम क्यों पूछवा रहे हो? कहता नहीं मैंने कहा कि तुझसे पूछ लो यार कि हाँ ताला लगा हुआ है ना, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, अभी ये किसी को बता नहीं, किसी को भी नहीं बता रहा, अपने दोस्त को भी नहीं बताया ऐसा। मगर ये खुद सोच रहा है कि ये कौन सी आवाज थी और मुझसे क्या चाह रही थी। ये इसी कश्मकश में है।
ऑफ करता है, घर जाता है। अब जब ये घर पहुंचता है, घर पे ये अकेला है। अब चूंकि इसके दिमाग में वही बात चल रही है कि घर के ही नंबर से कॉल आ रही थी, तो ये सीधा जाके फोन का रिसीवर उठाता है। रिसीवर उठा के चेक करता है तो फोन ओके है, ऐसा भी नहीं कि खराब हो, फोन बिल्कुल सही है। फोन बिल्कुल सही है। रिसीवर रखता है और रिसीवर रख कर आकर बेड पर बैठता है और सोचता है यार कि मैं अकेला हूं। इसकी तबीयत घबरा रही है, डर लग रहा है उसको, डर लग रहा है। ये बेगम को कॉल करता है और बेगम से कहता है तुम जिस कंडीशन में भी हो बस मेरे पास आ जाओ, घर वापस आ जाओ, मैं अकेला बोर हो रहा हूं। अभी भी कुछ नहीं बता रहा है। हाँ। वो कहती है खैरियत में आज ही तो आई हूं। वो कहता है छोड़ दो बस, मैं तुम्हें फिर कल ले जाऊंगा मगर तुम आ जाओ। अच्छा। बीवी कहती है मैं आने में कितनी देर लगी, मैं भी आ गई। ये घर में उसका इंतजार कर रहा है। थोड़ी सी दूर का फर्क है। बहरहाल आधे घंटे में उसकी बीवी उसके घर आ गई। अब बीवी घर पे आ गई है, रात का टाइम है। ऊपर इसने अपने बेडरूम का रखा हुआ है और नीचे का सिस्टम जो है वो ड्राइंग रूम रखा हुआ है। ड्राइंग रूम में फोन रखा हुआ है, पीटीसीएल का फोन ड्राइंग रूम में है। ये बेगम के साथ ऊपर है बेडरूम, जहां पर ऊपर बैठे हुए। अब ये बेगम से किस्सा शेयर कर रहा है कि मुझे इस तरह से कि देखो से कॉल आ रही है। मैं ऑफिस में था, हाँ, तो मुझे कॉल आई। मुझे जो कॉल आई तो वो कॉल पे मुझसे कोई कह रही है कि राजा जी मुझे मुक्ति दो। कहती क्या कह रहे हैं? कहते हाँ मैं तुमसे ये जो बता रहा हूं ये सही है। ये बेगम को ये सब बातें बता ही रहा होता है कि अचानक देखता है इसके फोन की बेल बजी। पर इसने फोन चेक किया तो इसी के घर के नंबर से कॉल आ रही है जो फोन नीचे रखा हुआ है। तो ये तो घर पे मौजूद है। ये मौजूद है। ये दौड़ता हुआ नीचे भागता है और जाता है, देखता है फोन के पास कोई भी नहीं, मगर बैल मुसलसल बज रही है। ये बैल को कट करता है और बेगम को कहता है कि देखा जो मैं तुमसे कह रहा था वो अभी हुआ। कहती ये कौन है? कहता मैं तो खुद समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। ये दोनों मियां बीवी बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में फिर फोन की बेल बजती है। ये फोन उठाता है और फोन उठा के उससे बोलता है हेलो। तो वहां से फिर वही आवाज है कि राजा जी मुझे मुक्ति दो। ये घबरा के फोन रख देता है। अब जब फोन रखता है ये खौफ में है। बीवी इसको आके तसल्ली देती है कि अरे आपका वहम होगा। कहता मैंने खुद आवाज सुनी है, मैंने अपने कानों से आवाज सुनी है। वो मुझसे कह रही है कि मुझे मुक्ति दो। मैंने किसे कैद करके रखा है जो मैं मुक्ति दूं? कहती ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। अब ये बैठे हुए हैं दोनों मियां बीवी। ये बेड पे दोनों बैठे हुए हैं। क्या देखते हैं कि अलमारी का हैंडल घूमता है। ये दोनों देख रहे हैं। हैंडल घूमा, अलमारी खुली और अलमारी अचानक बंद हुई, ढस। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब ये अलमारी मालूम कौन सी है? कौन सी? ये अलमारी जो इसने ली है, ये ली है एक कबाड़ से, एक कबाड़िए से अलमारी ली है इसने, एक पुरानी अलमारी। वो जो एंटीक होती है, एंटीक टाइप की अलमारी है, बिल्कुल ऐसी है। एंटीक पीस है लेकिन लिया हुआ पुराना है, काफी पुरानी अलमारी है। अब ये उस अलमारी को देख रहे हैं कि इस अलमारी में कोई गया, यानी दरवाजा खुला और बंद हुआ, या तो कुछ रखा गया या कोई इसमें गया। ये सोच के उठता है, अलमारी का दरवाजा खोलता है और देखता है अलमारी में कपड़े प्रॉपर वैसे ही लगे हुए हैं जैसे लगे होते हैं। कोई चेंजेस नहीं थी। कोई चेंजेस नहीं थी, प्रॉपर वैसी अलमारी उसकी सुत बनी हुई है। ये देख रहा है कि कहीं कोई ऐसी चीज कि मुझे कुछ नजर आ जाए लेकिन कुछ हो तो दिखे। ये सारी चीजें, उसके सारे कपड़े बाहर निकाल देता है। बेगम कहती है क्या कर रहे हो? वो कहता है चुप रहो, सिर्फ देखो। इसको ऐसी क्यों जरूरत पेश आई कि इसने अलमारी टटोलना शुरू कर दी? इसने अलमारी यूं टटोलना शुरू करी कि इसको ऐसा महसूस हुआ जैसे अलमारी की तरफ कोई इसको बुला रहा है। इसको बुला रहा है और ये उठ के जा रहा है और गया भी। और ये भी था कि ये अलमारी उसने पुरानी ली हुई थी, बहुत कदीम, लेकिन थी एंटीक, मजबूत। और अक्सर कदीम चीजों में कुछ ना कुछ पाया जाता है। यही चीज इसके दिमाग में दौड़ रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अलमारी जो मैंने ली है तो इस अलमारी में कुछ। ये सारी चीजें बाहर निकाल देता है, अलमारी के सारे ड्रॉ बाहर निकाल देता है और जब इसे कुछ नहीं मिलता
तो गुस्से में एक मुक्का मारता है अलमारी के ऊपर, ठास। जब ये मुक्का मारता है तो अलमारी की छत जो है, उस छत के नीचे एक ड्रॉ है, वो ड्रॉ एकदम खुलता है, ढस। वो खुलता है तो उसमें से एक बॉक्स गिरता है। अब जो वो बॉक्स गिरता है तो ये दोनों मियां बीवी उस बॉक्स को देख रहे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये बॉक्स में क्या है। क्या था उस बॉक्स में? ये बॉक्स उठाते हैं और बिस्मिल्लाह करके बॉक्स खोलते हैं। और जब बॉक्स खोलते हैं तो वो बॉक्स खोलने के बाद वो शतरंज बन गई है। अब जो इसने देखा कि शतरंज है, हाँ, तो ये सोचते हुए कि शायद शतरंज की गोटे लगाने के बाद इसे कुछ नजर आ जाए। मतलब ये कुछ ना कुछ जानना चाह रहा है लेकिन जान नहीं पा रहा, कोशिश कर रहा है, उसी की कोशिश में है। हाँ। ये तमाम गोटे सेट करता है। हाँ। शतरंज के तमाम गोटे जब सेट कर देता है तो उसमें एक गोट जो एक्स्ट्रा बचती है, जो उन गोटों से हटकर है यानी ज्यादा है, वो प्यादा उठाता है और देखता है कि ये गोटों से मुख्तलिफ है। यानी वो सारी शतरंज की गोटे सेट कर लेता है। सेट करने के बाद एक गोट बच जाती है, वो जो अलग है, और वही गोट अलग है। ये इसको उठाता है, देखता है थोड़ा सा वेट है, आम गोटों से ज्यादा उसमें वेट है। हाँ। कि हाँ ये वजनी भी है। ये यही तजस्सुस में होता है कि इसमें है क्या, ऐसा क्या है कि ये इनसे हटके है। बहरहाल ये इसी तजस्सुस में होता है। दिन निकलता है, अब इसको वही चीज सवार है। ये इस पीस को ले जाकर लेबोरेटरी में देता है कि मुझे ये चेक करके बताएं कि ये क्या है। लेबोरेटरी वाले मालूम उसको क्या बताते हैं? लेबोरेटरी वाले उसको बताते हैं कि ये जो चीज है ये इंसानी हड्डी की बनी हुई चीज है। वो इंसानी हड्डी है। वो प्यादा इंसानी हड्डी का बना हुआ प्यादा। और आप ये देखें कि जब उसने सारी गोटे सेट कर दी तो कुदरती तौर पे बची भी हुई वही गोट। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, इसकी सब समझ में आ गया कि ये क्या गेम है। अब ये कहता है कि क्या किया जाए, तो फिर ये करता है कि ये एक बुजुर्ग के पास जाता है। वो बुजुर्ग को जाके वो प्यादा देता है। हाँ। वो बुजुर्ग उसको देखते हैं। वो कहते हैं क्या परेशानी है? वो कहता है मेरी परेशानी सिर्फ ये है कि ये मेरे घर में से मुझे मिला है और मेरे ही नंबर पे मुझे कॉलें आती हैं कि राजा जी मुझे मुक्ति चाहिए, राजा जी मुझे मुक्ति दो, मुझे आजादी दो, मुझे आजादी दो। तो वो जो बुजुर्ग हैं, हाँ, वो उस पीस को देखते हैं और कहते हैं कि जानते हो ये क्या है? हाँ, ये इंसानी हड्डी है और ये उसी की हड्डी है जो तुम्हें आवाजें देती है, जो कॉल करती है कि राजा जी मुझे मुक्ति दो, राजा जी मुझे मुक्ति दो। अब अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो इस हड्डी को ले जाके दफना दो। तुम इस हड्डी को दफना दोगे तुम्हें ये कॉलें आना बंद हो जाएंगी। तो वो फिर वो उनकी बात पे अमल करते हुए उस हड्डी को जाके कब्रिस्तान में दफना देता है। हाँ। दफनाने के बाद घर आता है और उसके बाद वो कॉलें आना बंद हो जाती हैं। वो हड्डी थी जो अपने वजूद से अलग थी। हाँ। और मिट्टी में जाना चाह रही थी मगर वो मिट्टी में थी नहीं। हाँ। और इस वजह से वो उससे कांटेक्ट कर रही थी कि मुझे मुक्ति चाहिए, है ना? यानी वो लड़की अपना काम करवाना चाह रही थी उससे। बिल्कुल। अब न जाने वो कौन सी अलमारी उसने कहाँ से खरीदी और किसने उस लड़की को मारा और ये हड्डी कहाँ तक पहुंची और बहरहाल ये अपने जगह पे पहुंच गई जहाँ की थी। मिट्टी की चीज मिट्टी में ही गई, मिट्टी की चीज मिट्टी में ही मिल गई। बिल्कुल ऐसे ही। ओए होए होए शेख साहब, क्या ज़बरदस्त कहानी थी। और आपकी खासियत मैं आपको बताऊं, जब आप कहानी सुना रहे होते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कहानी सुन रहा हूँ, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहानी देख रहा हूँ। अरे वाह। आप उस सीन में उतार देते हैं बिल्कुल। तो ये एक कमाल होता है कलाकार का, सब अल्लाह की एक डायरेक्टर का, एक प्रोड्यूसर का, एक फिल्म मेकर का क्या कमाल होता है। क्या बात। और ये सारे कमालात आप में मौजूद हैं। सब अल्लाह की मेहरबानी है। और कोई शेख साहब कुछ और हो जाए? हाँ बिल्कुल हो जाए। और ये जो तीसरी कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ अहमद, ये एक
तुमने सुना होगा कि कराची में एक हॉल था अंबर ऑडिटोरियम के नाम से। अंबर ऑडिटोरियम, मैं गया भी हूँ। बड़े ड्रामे होते थे और मैंने काफी ड्रामे देखे हैं अंबर ऑडिटोरियम। और काफी लोग जानते भी होंगे अंबर। बहादराबाद पे था, बहादराबाद, चूंकि अब नहीं रहा, वहाँ प्लाजा वगैरह बन गया। हाँ। तो ये अंबर ऑडिटोरियम की बात बता रहा हूँ मैं, जिस जमाने में वो थिएटर हुआ करता था, अंबर के नाम से। तो वहां एक ड्रामा होने जा रहा था, उस ड्रामे का नाम था अब मजा आएगा। अब मजा आएगा, अब ड्रामे का नाम था। ठीक है। अब वो चूंकि ड्रामे का सेट इतना मजेदार था कि उसके अंदर 4-5 दिन लगते उस सेट बनाने में। तो डायरेक्टर ने ये फैसले किया कि यार ये पहले सेट कंप्लीट कराएंगे, रिहर्सलें होती रहेंगी तो सेट बनवाया जाए। तो उसके लिए एक अदद कारपेंटर बुलवाया उन्होंने कि उसको समझाएं कि भाई सेट कैसे बनेगा, लकड़ी का सारा काम बिल्कुल वो करेगा। बुलवा लिया उसको, वो आया, हाँ जी क्या करना है? कहने लगे जी देखें, हमको यहाँ पर ये बारादरी सिस्टम चाहिए और यहाँ पर ये गेट चाहिए। और डायरेक्टर अपने हिसाब से सब उनको समझा रहा है कारपेंटर को। उसके सब समझ में आ गया, हाँ जी हो जाएगा। बोले 4 दिन का काम है, मैं निपटा दूंगा, कोई मसला नहीं है। बोले ठीक है जी, क्या लेंगे? आपस में दोनों में डिसाइड हो गया, पैसे वैसे तय हो गए। उसने बोले जी काम कब से शुरू करेंगे? बोले जी कब से क्या शुरू करेंगे आप बोले? कहने लगे मुझे तो ये 4 दिन में, यानी 5वें दिन मुझे ये सेट कंप्लीट चाहिए, 6ठे दिन मेरा ड्रामा ओपन होगा। उसने बोला बिल्कुल मैं आपको 4 दिन में दे दूंगा, यानी सुबह से काम शुरू कर देंगे हम। नेक्स्ट डे हुआ, वो अपने 3 बंदों को लेके और हॉल पर पहुंच गया, यानी काम करने के, लकड़ियां वकड़ियां लेके, हाँ लकड़ियां वगैरह लेके सब पहुंच गए। उन्होंने पैमाइश वगैरह की, फ्रेमिंग की, फ्रेम व्रेम ठोकना शुरू कर दिए। सारा दिन गुजरा, काम हो रहा है। ये लोग वहां पे काम कर रहे हैं, 4 लोग। अब इन्होंने सोचा कि यार शाम हो रही है तो हम घर क्या जाएं, हम बेहतर ये कि हम नाइट में भी काम कर लेते हैं, करना तो हम नहीं है। जहां 4 दिन में देना है वहां हम 3 दिन में दे देंगे। यही सोच के उन्होंने वहां रात में काम करना शुरू कर दिया। अब चूंकि रात है तो रात में सब लोग चले जाएंगे, यानी चौकीदार तक भी जो है वहां अंबर का, वो बाहर से ताला डाल के चला जाता है, वो हॉल में होता नहीं। ठीक है। तो हस्ब दस्तूर रात हुई तो इन्होंने चौकीदार से कहा भाई हम रात को यहीं काम करेंगे। तो चौकीदार ने कहा देखो भाई रात को अगर काम करोगे तो तुम बाहर नहीं आना, क्योंकि बाहर से तो मैं ताला डाल के चला जाऊंगा। उन्होंने बोला मैं बाहर आने की जरूरत ही नहीं, हम तो अंदर काम करेंगे। चौकीदार ने हस्ब दस्तूर ताला लगाया और वो इनको बोल के चला गया। अब ये सब काम में लगे हुए हैं, चारों लोग अपना काम में लगे हुए हैं। अब क्या होता है, अब चारों चूंकि होते हैं ना, पीने पिलाने वाले भी सिस्टम के लोग होते हैं, तो वो चारों ही पीने वाले थे। वो तो रात को रुके थे। हाँ, वो चारों पीने वाले थे। उन्होंने बोला यार रात को माहौल भी बना लेंगे, काम हमसे फारिग होने के बाद रात को पी लेंगे, या बैठ के पी के जितना काम हो सकेगा कर लेंगे। तो इन्होंने वही बेहतर समझा। अब रात को 1:30-2 बजे का टाइम है, ये सारे चारों लोग बैठे हुए, 4 गिलास में इन्होंने अपने अपने पैक बनाए। इन्होंने अपने अपने पैक पीने के बाद, पैक चढ़ाने के बाद गिलास रखे, तो इनको एक आवाज आती है चारों को, क्या कर रहे हो? वहां तो कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था, ये चारों एक दूसरे को देख रहे हैं। बोले तू कुछ बोला? बोले नहीं। बोले तू कुछ बोला? बोले मैं भी नहीं बोला। पागल बना रहा है। अब चूंकि ये चारों पिए हुए नशे में है, तो ये चारों नशे में ये एक दूसरे की समझ रहे कि ये मुझे डरा रहा है, वो समझ रहा है ये मुझे डरा रहा है। लेकिन वो डरा नहीं था, वहां कुछ था। वजह यह है कि अंबर ऑडिटोरियम का जो सेट था, जहां ड्रामे होते हैं, उसके बिल्कुल बराबर में एक ज़ियारत बनी हुई है। वहां पे एक हजरत है, वहां बड़ी पाक हस्ती है, वहां अभी भी है। तो उनसे ये नागवार गुजरा कि उन्होंने बैठ के वहां शराब पी। जानते हो क्या हुआ उनके साथ? क्या हुआ? वो शराब वो पी तो चुके, वो आवाज भी वो सुन चुके, लेकिन उन्होंने उस आवाज को आई गई कहा। और फिर जो इनको चमेटे हुई है, यानी इतना बुरी तरीके से उन चारों को मारा गया है, और मार कौन रहा है ये नहीं पता। ये सिर्फ चीख रहे हैं, और वहां उनकी चीख सुनने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि हॉल में कोई भी नहीं है। चारों की पिटाई हो रही है। ये चारों को रंग दिया गया और सुझा दिया गया। ये चारों हॉल से बाहर निकले भागते हुए और सीधा आ गए हॉल के बाहर, यानी हॉल की हदूद में बाहर निकल के खड़े हो गए सहन में। और ये सोच रही है हमारे साथ क्या हुआ है, ये सब नशे में। ये वहां बैठ गए सहन में, अब अंदर भी कोई नहीं जा रहा। अब ये दिन के इंतजार में के दिन निकले। नशा तो क्या ही हो रहा था, इनको इतनी दुर्गट हुई है कि इनकी सारी पीवी उतर गई।
अब ये चारों वहां बैठे हुए एक दूसरे से कह रहे हैं कि यार अंदर। बोले नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। बोले तू जा। बोला नहीं मैं भी नहीं जाऊंगा। बोले यार मेरे कपड़े अंदर रखे। बोला रहने दे भाई, दिन निकलने दे। सुबह हुई। अब जब सुबह हुई तो चौकीदार, फर्स्ट टाइम चौकीदार आके उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि ये चारों तो बाहर बैठे। बोले भाई तुम लोग बाहर कैसे? बोला भाई बाहर क्या, हम तो अंदर भी नहीं जा रहे। बोले क्यों? बोले हमारे साथ तो रात को ये सीन हुआ है। बोला नहीं पागल हो गए हो, तुमने क्या किया रात को अंदर? बोला कुछ भी नहीं। बोला ऐसा हो नहीं सकता, बगैर कुछ किए तुम्हारे साथ कैसे कुछ हो जाएगा? उसने बोला कुछ भी हो, हमने ये काम अब नहीं करना। तो चौकीदार ने जानते उनसे क्या कहा? उन्होंने बोला ये तो आपकी कमिटमेंट है, ये तो आप करके जाएंगे, वरना आप ऐसे नहीं जा सकते, रुक जाएं, मुझे पहले बुलवाने दे। यानी कि इसको डायरेक्टर को, जो जिससे कमिटमेंट हुई थी। चौकीदार ने डायरेक्टर को फोन किया कि भाई आपके जो कारीगर काम कर रहे थे और ये जा रहे हैं काम छोड़ के। उसने बोला उनको जाने नहीं देना, मैं आ रहा हूं। उल्टे पांव आया क्योंकि उसको काम चाहिए था, उसका ड्रामा स्टार्ट, क्योंकि ड्रामा स्टार्ट होना था। वो हॉल पे पहुंचा। बोला हाँ भाई क्या हुआ? बोला भाई कुछ भी हो, आप हमें अगर डबल पैसे भी देंगे तो भी हमें अब ये काम नहीं करना, क्योंकि उनकी पिटाई हुई है रात भर। उन्होंने बोला वजह? बोला वजह? बोला ये देखो, कोई अपनी पीठ दिखा रहा है, कोई अपना हाथ दिखा रहा है, सब सूजे हुए हैं चारों बुरी तरीके से। उन्होंने बोला ये क्या? बोला हमारे खुद समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ ये क्या हुआ। अब जो डायरेक्टर था वो उनको देख रहा है कि यार ये तो वाकई, ये तो सारे चारों के चारों सूजे हुए। बोला ऐसा तो नहीं कि तुम लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे हो? बोला नहीं भाई, हमें तो किसी ने कूटा है पूरी तरीके से। बोला फिर? बोला हमने काम नहीं करना। अलकिस्सा मुख्तसर, वो उन्होंने वो काम छोड़ दिया। डायरेक्टर परेशान हो गया कि अब क्या होगा। सारा दिन गुजरा, शाम हुई। जब शाम हुई तो कास्ट जमा हुई, रेसल की कास्ट जमा होती है। हाँ। कास्ट वास्ट जमा हुई तो उन्होंने कहा, कहने लगे देखो यार इतनी मुश्किल से कारपेंटर मिला था, उसको सब समझा दिया था और वो काम छोड़ के चला गया। तो कास्ट में से किसी ने कहा, कहने लगे भाई मेरे एक जानने वाले हैं कारपेंटर, अगर आप कहें तो मैं उन्हें बुलवा लूं। बोले हाँ भाई बुलवा लो। फोन किया, 9 साढ़े 9 बजे वो हाजिर हो गया, दूसरा कारपेंटर। जब वो दूसरा कारपेंटर आया तो उसको भी वही समझाया जा रहा है कि देखो भाई ये करना है, ये करना है। वो आके उसने देखा, कहने लगे यार काम तो छिड़ा हुआ है। बोले हाँ छिड़ा हुआ था, लेकिन जो पहले वो काम कर रहा था उसका कहीं ठेका और भी चल रहा है, तो वो वहां चले गए, पहले वो काम निपटाएंगे। उसने हकीकत नहीं बताई, सच्चाई नहीं बताई, उसने कुछ और बात कह के टाल दिया कि वो जी वहां चले गए। हकीकत बताता तो शायद वो लोग भी चले जाते, वो भी ना करते। हाँ। अब चूंकि जो दूसरा कारपेंटर आया है ये नमाजी परहेजगार है, इसकी बात हो गई, पैसे की लेन देन हो गई, सब डिसाइड हो गया। बोले जी कब से शुरू कर रहे हैं? बोले जी हम सुबह से आ जाएंगे। बोले जी देखिए आप सुबह से आ जाएंगे, लेकिन मुझे ये चाहिए, 3 दिन मेरे पास बाकी रहते हैं, 3 दिन में आपको ये कंप्लीट करके देना है कलर के साथ। उसने बोला आप बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह हम इसको फारिग कर देंगे। दूसरा दिन हुआ, दूसरा कारपेंटर आया। अब जब वो दूसरा कारपेंटर जिस दिन आया है, इत्तेफाक से वो दिन जुमेरात का था। वो वहां पहुंचे हैं, सारा दिन काम किया है। मगरिब की अजान हुई, अजान से पहले उसने बच्चे को भेजा, बोले जाओ यार फटाफट जलेबियां लेके आओ, जुमेरात है और हमने जलेबी बांटनी है। उसको नहीं मालूम है कि भी यहाँ कोई मज़ार भी है, कोई ज़ियारत भी है, कोई बुजुर्ग भी है, उसको अभी इस चीज़ का पता नहीं है। ना जानते हुए भी उसने जलेबी मंगवाई है जुमेरात के दिन, जलेबी पूरे हॉल में बंटवाई है, कास्ट को भी बांटी है, सबने खाई भाई, अगरबत्तियां जलाई हैं। नमाज पढ़ने का बिल्कुल पाबंद, अपने जो 3 लड़के उसके साथ में उनको भी नमाज का पाबंद किया हुआ कि जी नमाज के टाइम बिल्कुल काम नहीं करेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे। यानी बहुत नेक लोग थे। उन्होंने काम शुरू किया अल्लाह का नाम लेके, और काम शुरू किया, सारा दिन काम किया, सारी रात काम किया। उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो काम करते रहे। एक दिन गुजरा, अब दूसरा दिन हुआ, वही हस्बे मामूल, सारा दिन काम किया। अब इन्होंने क्या सोचा कि अब घर जाना मुनासिब नहीं है, अब हम यहां रात को भी काम करके फारिग करेंगे। ये उस दिन भी रात को वहां रुक गए। अब ये फारिग करने के चक्कर में कि हम जल्दी से फारिग कर देंगे यार, 2 बज गए अहमद, रात के 2 बज रहे हैं। इन्होंने सोचा यार कुछ खा लिया जाए। अब चूंकि ये खाना घर से लेके जाते थे बेचारे, अच्छा, इन्होंने अपना खाना वाना वहां निकाला है, खाना लेके बैठ गए। 2 बजे का टाइम है। अब जब अंदर हॉल में वो काम कर रहे हैं, इन्होंने हॉल छोड़ के बाहर आ गए, और जहां मेकअप रूम है, शायद अंबर तुमने देखा हो तो मेकअप रूम के बाहर जगह थी, इन्होंने वहां चादर बिछाकर अपना खाना वाना रखा। अब ये खाने के लिए तीनों बैठ गए। अब जब ये बैठे, इन्होंने निवाला तोड़ा है और निवाला मुंह तक जाने लगा है
तो इन्होंने क्या सुना कि अंदर कोई कील ठोक रहा है हॉल के अंदर। वहां तो कोई भी नहीं। ये तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि यार चौथा तो कोई भी नहीं है, पूरे हॉल में कोई नहीं है, तो ये कीले कौन ठोक रहा है। इसने कहा कि जाओ जाके देखो। उठा, एक उनमें से उठा और जाते हुए कहने लगा मैं अकेला नहीं जा रहा यार। कहने लगा यार तू भी इसके साथ चला जा। ये दो उठे, अब ये जा रहे हैं हॉल की तरफ कि वो जो ठोकने की आवाज आ रही है वो कौन है। ये हॉल की तरफ गए, 2 कदम बढ़े, आवाज रुक गई है, आवाज बंद हो गई। ये वापस पलटे। अब जब पलटे हैं इन्होंने देखा तो इसने फिर डांटा, कहने लगे यार अंदर देख क्या कौन है, अंदर तक जाओ। ये फिर बढ़े तो अचानक रंदा चरने की आवाज आती है। रंदा चलता है ना, यानी जो लकड़ी छीला जाता है। हाँ। तो कोई रंदा चला रहा है। लेकिन ये कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? ये बजाय अंदर जाने के वापस भागे उसकी तरफ और कहते तू सुन रहा है? कहने लगा मैं भी सुन रहा हूं, रंदा चलने की आवाज आ रही है, लेकिन वो चला कौन रहा है? ये तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं और वो जो तीनों नमाजी हैं वो ये सोच रहे हैं कि अंदर कौन है मौला। ये तीनों उठते हैं और अल्लाह का नाम लेके दरवाजा खोलते हैं हॉल का। जब हॉल का दरवाजा खोलते हैं तो अंदर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। और इनके साथ मार पिटाई भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने क्या सोचा कि बजाय इसके कि खाना वहां खाएंगे, कहने लगे खाना यहीं ले आओ। इन्होंने उस जगह जहां से वो ड्रिल चलने की आवाज थी, जहां वो कीले ठोकने की आवाज थी, वहां खाना रखा। इन सब ने वहां खाना खाया क्योंकि ये लोग पाक साफ थे। पाक साफ थे। इन्होंने वहां खाना खाया। खाना खाने के बाद ये अपने काम में लग गए। अब जब काम में लग गए, अब चूंकि इनके पास एक दिन बचा है और काम इतना है कि वो एक दिन में फारिग हो नहीं सकेगा क्योंकि कलर भी करना है। डायरेक्टर से मुलाकात होती है। डायरेक्टर कहता है भाई आप ये कैसे फारिग कर देंगे? बोला भाई मैंने 4 लोग और बुलवा लिए हैं कलर वाले जो रात में आके कलर कर देंगे। वो कहता देखो मेरी जबान खराब ना हो, मैंने कल ड्रामा ओपन करना है। बोला बस कुछ नहीं, आज का दिन तो है ना हमारे पास। बोले हाँ। बोले ठीक हो गया। अब ये सोच के कि भाई कलर भी करना है, इन्होंने पूरा सेट कंप्लीट किया। कलर के डब्बे वब्बे ला के सब स्टैंड बाय कर दिए, ब्रश व्रुश सब रखे हुए। अब ये इंतजार कर रहे हैं उन चारों का कि जो कलर वाले आए तो शायद ये कलर भी निपटा दें। अगर वो नहीं आएंगे तो ये कलर भी हमको ही करना पड़ेगा। ये सोच रहे हैं, टक टुक छोटे छोटे कामों में लगे हुए। अब रात होना शुरू हो गई है और कलर वाले फोन नहीं उठा रहे जिन्होंने आना है। ये सोच रहे हैं या अल्लाह अगर नहीं आए तो क्या होगा। बोले यार तू एक काम कर, तू जाके उन्हें ले आ। बोले भाई अगर मैं घर गया और वो नहीं मिले तो? बोले कुछ नहीं, वो ना मिले किसी और को लिया, कोई भी कलर वाला लिया जो इसको कलर कर दे ताकि हमारी जान छूटे। इन्होंने बड़ी ट्राई की और कोई कलर वाला ना मिला। इन्होंने ये बेहतर जाना कि यार एक काम करते हैं कि हम 2 दिन के जगे हुए हैं, हम घर चलते हैं, फ्रेश होके वापस आते हैं और दिन में आके कलर कर लेंगे। इन्होंने बोला ठीक हो गया, हमारे पास सारा दिन है और सारी रात पड़ी है। बोला ठीक हो गया। अब ये यहां से निकल गए हॉल से फ्रेश होने के लिए कि हम रात में वापस आके कलर वलर मार देंगे, हमको एक दिन ही अपने पास। घर गए। जानते हो घर जाने के बाद जब ये वापस आते हैं दूसरे दिन सुबह कि हम आके कलर कर लेंगे, तो अहमद जब ये वहां पहुंचते हैं हॉल पर तो क्या देखते हैं कि वो पूरा सेट कंप्लीट है विद कलर के साथ। कलर किसने किया? कलर किसने किया ये सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि कलर वाले तो आए नहीं, हमने कलर किया नहीं, फिर ये कलर कैसे हो गया। तो वहीं बराबर में चाय का होटल भी है, तो वहां एक मस्त आके बैठता था, मस्ताना आदमी, मस्त बड़े बड़े बाल, मैला कुचैला सा था वो। पठान चाय लेके अंदर आने लगे। किधर जा रहे हो? बोले चाय लेके। बोले रहने दो। हाँ। बोले किधर? बोलो काम खत्म हो गया उन लोगों का। कौन कह रहा है? वो मस्त जो बैठा हुआ है। बोला उनका काम खत्म हो गया, अब चाय लेके किधर जा रहा है? बोला पागल हो गया, अभी तो कितना काम बाकी है। तो वो मुस्कुराया, बोले जा जाके देख काम सारा हो गया। जब वो चाय लेके अंदर आया तो ये सब बैठे हुए और काम सारा कंप्लीट है। पठान ने आके उनसे कहा, किन से? वो जो कारपेंटर लोग थे। कहने लगे यार आपने इतनी स्पीड दिखाई, ऐसा क्या किया? बोले यार आपस की बात है, खुदा जानता है ये हमने नहीं किया।
तो बोला मैं जानता हूं फिर ये किसने किया। बोला किसने? बोला आओ मेरे साथ। वो उनको लेके होटल पे गया जहां वो मस्त बैठा हुआ था। वो जब वहां जाते हैं तो उस मस्त को देखते हैं तो बोलते हैं ये, बोले इससे पूछो ये तुम्हें बता देगा कि ये किसने किया। बोलते हैं भाई साहब, हो भाई। उसने ऊपर देखा, बोले कुछ रह गया है क्या? क्या कह रहा है? कुछ रह गया है क्या? कुछ रह गया है क्या? ये समझ गया कि ये वो नहीं है जो दिख रहा है। बोला मगर कैसे? बोला तेरी वजह से, तेरी वजह से। ढूंढ ढूंढ अपने अंदर कोई ऐसी चीज, वो क्या चीज थी जो तेरी अदा किसी को पसंद आई और तेरा सारा काम आसान हो गया। मतलब कहने का ये है कि वो जो पहले वाली जो टीम थी, हाँ, कारपेंटर्स की, वो जरा शराबी वराबी थी और नापाक रहते थे। तो इस वजह से उनकी पिटाई की थी, कुट लगी उनकी, जिन्नात ने पिटाई लगा दी, बिल्कुल लगा दी। और वो जो दूसरी, वो जो कारपेंटर की पार्टी थी, वो नमाजी थे, नमाजी पार्टी थी और पाक थे वो लोग। तो चूंकि वो जो शय जो हस्ती थी वहां, वो भी पाक थी, वो उनके साथ में शामिल हो गई और उनकी मुश्किल को भी आसान कर दिया। उनकी मुश्किल को भी क्या बात आसान कर दिया। यानी हमें इस कहानी से ये दर्स मिला है कि पाक रहना चाहिए। वो बिल्कुल ऐसा ही है। वो इतना खुश हुआ डायरेक्टर उनके उस काम से, हाँ, कि यानी अनएक्सपेक्टेड हो गया। वो कह रहा मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता जैसा तुमने कर दिया। उसने खुश होके उन तीनों को 5-5 हजार रुपए इनाम भी दिए और काम के पैसे जो थे वो उनको अलग दिए। होए। अच्छा, हमारी अक्सर लोग ना वो और नापाक ही निकल जाते हैं। नहीं समझ रहे? नहीं, ये कितनी गलत बात है। कभी नहीं। देखो पता नहीं मौत का पता नहीं कौन कब कहां चला जाए। कभी भी कहीं भी जाओ, खुदा के लिए जितने भी सुनने वाले और देखने वाले पाक साफ रहो मेरे दोस्तों। हाँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस कदर नापाक हो कि जो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें नहला रहा हो उससे कराहत आ रही हो। ऐसे गंदे मत रहना, पाक रहो मेरे बच्चे, बिल्कुल पाक साफ रहो। तो शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आज की तीनों कहानियां बड़ी इंटरेस्टिंग थी। थैंक यू। और देखने वाले आपके भी क्या कहते हैं साथ कोई अल्लाह न करे ऐसा वाकया हुआ है तो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं, या आपने कोई कहानी सुन रखी है तो वो हमसे आप शेयर कर सकते हैं, जिनको हम अपने शो में बयान करेंगे शेख साहब अपनी ज़बान। बिल्कुल। एक बात मैं कहना चाहूँगा अहमद तुम्हारे तवस्सुत से कि जो लोग अपनी औलादों के लिए यहाँ ऐश व इशरत और आसाइश छोड़ के जाना चाहते हैं, उनको चाहिए कि दुनिया के लिए अच्छी औलाद छोड़ के जाएं, ताकि मरने के बाद तुम्हारी औलाद तुम्हारा नाम ले सके। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह हाफिज़।